नाउ मिस्टर पी ने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, सो व्हाट विल हैपन, 16 रुपये इंटू 100, उनको क्या मिला 1600 रुपीज। Because of the panic situation he sold, or otherwise he was in need of money so he sold, ऐसा करके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। फिर ऑफ कोर्स एक्स कंपनी जो है वो रिवाइव भी हो सकता है, या तो फिर से वो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा, assets of the company will be distributed to the debenture holders. Let us say that से ये सब कहानी खत्म हुआ 3 साल के बाद। कितने? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद ये 2 लाख रुपए का जो डिबेंचर्स है ना, उसके सामने म्यूचुअल फंड को 1,50,000 रुपये मिले। मैं ऐसे एक रैंडम फिगर ले रहा हूँ, 1,50,000 रुपये मिले बिकॉज ऑफ द ऑल लीगल बैटल एंड एवरीथिंग वेंट अपॉन, और म्यूचुअल फंड को 1,50,000 रुपये मिले। तो ये 1,50,000 रुपये में से मिस्टर पी को क्या मिलेगा? मिस्टर पी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर पी ने तो ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है। रादर जो इन्वेस्टर्स से ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स म्यूचुअल फंड में एंटर हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स म्यूचुअल फंड में एंटर हुए हैं, उनको ये 1,50,000 का फायदा मिलेगा जो नहीं मिलना चाहिए था। सो ये टाइप का एक सिचुएशन मार्केट में चल रहा था। सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइड पॉकेटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। साइड पॉकेटिंग में क्या किया जाता है? लिसन केयरफुली। साइड पॉकेटिंग में कुछ ऐसा किया जाएगा दैट से ऐसी सिचुएशन में जहां पे डिबेंचर ऑफ द कंपनी एक्स इज सब्सटेंशियली डाउनग्रेडेड, तो उस केस में म्यूचुअल फंड इज अलाउड, लेट अस से ये ए म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड इज अलाउड टू इश्यू म्यूचुअल फंड ए प्लस यूनिट्स। एक वो अलग यूनिट्स इश्यू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ए यूनिट्स विच रिप्रेजेंट्स दिस असेट्स। किसको? सारे एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स को। सारे एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स को वो म्यूचुअल फंड ए प्लस यूनिट्स इश्यू किए जाएंगे। यानी अभी मिस्टर पी के पास क्या हो गया? 2 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए, म्यूचुअल फंड ए और म्यूचुअल फंड ए प्लस। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचा तो उनको कितना मिला? 1,600 रुपये म्यूचुअल फंड ए के। 3 साल के बाद ये जो म्यूचुअल फंड ए प्लस है ना, उसमें क्या होगा? अंडरस्टैंड केयरफुली। 1,50,000 रुपये का नेट असेट्स हुआ, 50,000 यूनिट्स हुए। सो यूज अ कैलकुलेटर, 1,50,000 अपॉन 50,000 कितना आएगा? 3 रुपये पर यूनिट। सो वी अंडरस्टैंड दैट से म्यूचुअल फंड ए प्लस है ना, उसका यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 रुपये। सो दैट 3 रुपीज पर यूनिट इंटू 100, तभी उनको क्या मिलेगा? 300 रुपये मिलेंगे। कब? 3 साल के बाद। भले ही पर 3 साल के बाद कुछ तो मिलेगा उनको, और जो उनको मिलना चाहिए, नहीं कि जो ये नए यूनिट होल्डर्स है से उनको अननेसेसरी मिल रहा था। तो आपने क्या किया? से दिस इज कॉल्ड से द साइड पॉकेटिंग। साइड पॉकेटिंग का मतलब क्या है कि जो भी ऐसा डिस्ट्रेस असेट्स है ना आपके पास, ये 2 लाख का, उसको साइड पॉकेट में आपने ट्रांसफर कर दिया। दैट इज व्हाट्स द कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइड पॉकेटिंग। लेट अस रीड द रिलेवेंट कंटेंट, उससे हमको ज्यादा आइडिया आएगा with say the technical words. Keep this example in mind. 2 lakhs, 8 lakhs, म्यूचुअल फंड ए प्लस, मिस्टर पी 100 यूनिट्स, ये सब दिमाग में रख के हम लोग ये पढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, साइड पॉकेटिंग, ऐसा पीछे करके साइड पॉकेटिंग इन म्यूचुअल फंड लीड्स टू सेपरेशन ऑफ रिस्की असेट्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश होल्डिंग। देखो रिस्की एसेट्स का एग्जाम दैट इज मतलब क्या? हमारे एग्जाम्पल में 2 लाख, अदर इन्वेस्टमेंट एंड कैश होल्डिंग का मतलब हमारे एग्जाम्पल में क्या? 8 लाख। द पर्पस इज, उसका पर्पस बहुत ही अच्छा है, टू मेक श्योर दैट सो द मनी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड विच इज लिंक्ड टू स्ट्रेस असेट, यानी कि डिबेंचर ऑफ एक्स कंपनी,
गेट्स लॉक्ड, तो वो पैसा आपका वहां पे ब्लॉक हो गया। until the fund recovers money from the company or could avoid distress selling of the illiquid securities। यानी क्या होगा कि हमको एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, 1,50,000 जैसा, ऐसा कुछ। द मॉडस ऑपरेंडिंग इज सिंपल, यानी इसका मेथड बहुत सिंपल है। वेन एवर रेटिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड डिक्रीजेस, क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एक्स का ग्रेडिंग कम हो गया। द फंड शिफ्ट्स the illiquid assets 2 लाख रुपए into side pocket mutual fund A plus, so that current shareholders यानी unit holders can be benefited from liquid assets. Consequently, net asset value of the fund will then reflect the actual value of liquid assets. Side pocketing is beneficial for those investors who wish to hold on to the units of the main fund for long term. Therefore, the process of the side pocketing ensures liquidity is not a problem even in the circumstances of the frequent allotment and the redemption of the units. तो liquidity will not be an issue. Otherwise क्या हो जाएगा कि distress assets की वजह से NAV एकदम से गिर जाएगा और मेरे को liquidity चाहिए तो मेरे को कम प्राइस में उसको बेचना पड़ेगा। साइड पॉकेटिंग इज क्वाइट कॉमन इंटरनेशनली ये पूरा का पूरा कॉमन है। हावेवर साइड पॉकेटिंग हैज ऑल्सो रिसोर्टेड टू बेनिफिट द इन्वेस्टर्स ऑफ द जेन्युइन दैट इज रिटर्न्स। इन इंडिया रीसेंट फियास्को ऑफ infrastructure leasing and financial services has led to many discussions on the concept of the side pocketing, as infrastructure leasing and financial services and its subsidiaries have failed to fulfill its repayment obligation due to severe liquidity crisis. तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स थे म्यूचुअल फंड के, उनका वैल्यू रिड्यूस हो गया और उनकी वजह से म्यूचुअल फंड के NAV भी रिड्यूस हो गए। द म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न्स बिकॉज दे हैव कंप्लीटली रिटर्न ऑफ वो 2 लाख रुपए ऑफ देयर एक्सपोजर टू ILFS, और बाद में इसमें से जो पैसा आया वो मिस्टर पी को तो मिलेगा ही नहीं। इसकी वजह से द साइड पॉकेटिंग इज अ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रैकिंग एरर, वो भी पहले मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जस्ट एक कॉन्सेप्ट, एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। सपोज कि आई मेड इन्वेस्टमेंट इन एन इंडेक्स फंड which tracks Nifty 50. Let us say that मैंने ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए किया, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए। मैंने ये देखा कि निफ्टी 50 का पिछले 5 साल का जो रिटर्न था ना, वो था फॉर एग्जाम्पल 10%, 12%, नेगेटिव 6%, 16% एंड 20%। ये निफ्टी का रिटर्न था। और मेरे म्यूचुअल फंड का रिटर्न था लेट अस से 9%, 12.5%, नेगेटिव 7%, 15% एंड लेट अस से 20%। यानी क्या हुआ कि ये निफ्टी का रिटर्न है और ये मेरा रिटर्न है म्यूचुअल फंड का। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरा रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड का, दैट इज इंडेक्स फंड का रिटर्न, वो निफ्टी से मैच होना चाहिए था, पर ये मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है? दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ ट्रैकिंग एरर। आप ट्रैक तो कर रहे हो बट वो ट्रैक नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ ट्रैकिंग एरर। यानी कि जो एक्चुअल रिटर्न है ना वो थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है उसको अभी हम लोग समझते हैं कि वो क्यों अलग है। यू आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली ट्रैक। तो वी अंडरस्टैंड एट से उसका बेसिकली कुछ रीजन से ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई निफ्टी 50 को तो क्या करना है, उनको तो रिलायंस का प्राइस लिख के, इन्फोसिस का प्राइस लिख के बताने का कि ये इंडेक्स है, और फिर उसका वो लोग रिवाइज वैल्यूएशन करते रहेंगे और फिर हमको बताएंगे दैट्स को ये निफ्टी का रिटर्न है।
पर मुझे तो क्या करना पड़ता है एज एन इंडेक्स फंड, मुझे तो एक्चुअली वो सिक्योरिटी खरीदना पड़ता है, मुझे एक्चुअली वो सिक्योरिटी बेचना पड़ता है टू चेंज द प्रपोर्शन। तो जब मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, उसकी वजह से क्या होगा, मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता नहीं है। दूसरा, वो निफ्टी 50 गिनने को कोई खर्चा नहीं है। ये म्यूचुअल फंड का मैनेजर कोई भी रखा होगा, ऑफ कोर्स उसका हायर चार्जेस नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड। म्यूचुअल फंड मैनेजर को क्या करना है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है, बट एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगेगा, म्यूचुअल फंड चलाने का खर्चा लगेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगेगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो म्यूचुअल दैट इज इंडेक्स फंड्स का परफॉर्मेंस है ना, वो निफ्टी 50 के जितना नहीं आता है, उससे कुछ अलग आता है। दूसरा, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वो 1 करोड़ रुपए का है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नया इन्वेस्टमेंट आया 5,000 रुपये का। अभी वो 5,000 रुपये को वो प्रपोर्शन में लगाना पॉसिबल नहीं है। It may happen that say certain amount I cannot allocate in that proportion being very small amount, तो उतना कैश होल्डिंग रहता है मेरे पास। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल इशू क्या होता है कि मुझे कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ओपन एंडेड स्कीम, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आके मेरे को क्या बोल सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दो, तो रिडम्पशन के लिए मेरे को पैसा चाहिए। तो जो प्रपोर्शन में से निफ्टी मूव होता है वो प्रपोर्शन में मेरा पूरा पोर्टफोलियो मूव नहीं होता है, माई सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो मूव्स एज पर दैट, पर जितना भी कैश कंपोनेंट है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस से वी हैव अ ट्रैकिंग एरर। Keep all this thing in mind while reading this content. Tracking error can be defined as the divergence or deviation of funds return, यानी म्यूचुअल फंड का, इंडेक्स फंड का, फ्रॉम बेंचमार्क निफ्टी हमारे एग्जाम्पल में रिटर्न इट इज फॉलोइंग। द पैसिव फंड, पैसिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैनेजर को दिमाग नहीं लगाने का है, उसको सिर्फ क्या करना है, निफ्टी को फॉलो करते रहने का है। क्लोजली फॉलो और ट्रैक, ट्रैक का मतलब उसको फॉलो करने का, द बेंचमार्क इंडेक्स, ऑल्दो दे डिजाइन देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑन द सेम इंडेक्स, बट ऑफन इट मे नॉट एग्जैक्टली रेप्लीकेट द इंडेक्स रिटर्न। इंडेक्स का रिटर्न जो है और आपका जो रिटर्न है वो दोनों में वेरिएशन है। इन सच अ सिचुएशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डेविएशन बिटवीन द रिटर्न्स। द ट्रैकिंग एरर कैन बी कैलकुलेटेड, तो उसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेंचमार्क रिटर्न निफ्टी विस क्वार्टरली और मंथली एवरेजेस ऑफ एनएवी, यानी कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न। हायर द ट्रैकिंग एरर हायर इज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फंड, बहुत ज़्यादा उसका डेविएशन नहीं आना चाहिए। ये डेविएशन कैलकुलेट करने का बात कर रहे हैं पहले, वेदर the fund outperforms or underperform the benchmark indices, it clearly indicates, अगर वो ज़्यादा रिटर्न देता है या कम तो वो क्लियरली बताता है that the fund manager are not following the benchmark indices properly. In addition to the same other reason, ये प्रैक्टिकल रीजन है जो टॉलरेबल है फॉर ट्रैकिंग एरर आर एज फॉलोस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो म्यूचुअल फंड को करना पड़ता है, निफ्टी 50 का तो सिर्फ लिख के कैलकुलेशन करने का है। फीस चार्ज बाय द असेट मैनेजमेंट कंपनीज, हाई नहीं होता है बट होता तो है ही। फंड एक्सपेंसेस, कैश होल्डिंग, रिडम्पशन के लिए और कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैश आ जाए जिसको इन्वेस्ट करना मुश्किल है। सैम्पलिंग बायसनेस, क्योंकि उस पर थोड़ा सा चेंज रहता है इस वजह से। Thus from above it can be said that to replicate the return, replication to any benchmark index, the tracking error should be near to zero. जितना वो कम होगा वो अच्छा है। Tracking error is calculated as under, हम लोग हमारे बहुत ही सिंपल चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। डिफरेंशियल रिटर्न, डिफरेंशियल रिटर्न का मतलब क्या होता है,
इट इज n माइनस m, तो 10 माइनस 9, 12 माइनस 12.5 and so on. That is the differential return, and difference of the return, average of the differential return. उसके बाद तो हमारा standard deviation का formula ही है friends. It is like x minus x bar whole square, उसका summation किया जाएगा divided by n minus 1, उसका अंडर रूट किया जाता है. n minus 1 इस वजह से because we understand that say whenever you take the sample data for assessment, then in that case say you lose 1 unit of freedom in the assessment, इसलिए n minus 1. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ डेज हो सकता है, ऐसा कुछ भी. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द ट्रैकिंग एरर.